नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 सब्जेक्ट है हिस्ट्री इतिहास, लेसन है 7 एक्सरसाइज 7, टॉपिक है महिलाएं जाति एवं सुधार। ठीक है, महिलाओं में जाति और सुधार ये टॉपिक है। इसको हम लोग अच्छे से अंडरलाइन करेंगे और इम्पोर्टेंट लाइन को पढ़ते भी चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा उसको अंडरलाइन करके कॉपी में नोट भी करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड प्रश्न जहाँ बनेगा हम आपको गाइडलाइन करते हुए चलेंगे। तो इससे पहले हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री 1 से 6 एक्सरसाइज तक कंप्लीट हो गया। उसी तरह क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 चल रहा है। तो सिविक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री सभी टॉपिक कंप्लीट है। आप लोग प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 2 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसा रही होगी? आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती है और उनमें बहुत सारे लड़कों के साथ पढ़ती है। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारे लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाते हैं और विभिन्न प्रकार के नौकरियां करती है। कानून शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती है। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती है। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती है और चुनाव लड़ सकती है। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती है। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे परिवार में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती है। 2 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से यह उम्मीद की जाती थी कि वह अपनी पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। इस तरह स्वेच्छा से यह जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ है सदाचारी महिला था। संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोग विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। यह है चित्र नंबर पहला फर्स्ट, ठीक से देख लीजिए। उसके बाद इसको हम लोग देखते हैं क्या है। चित्र फर्स्ट में सती बाल्थार साल्वी द्वारा बनाया गया चित्र। भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती का बहुत सारी तस्वीरों में से यह एक है। सती प्रथा का पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। सती बाल्थार साल्वीन द्वारा बनाया गया चित्र 1813 में। ठीक है, ये चित्र था महिलाओं के प्रति का। चलिए, समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में ही बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंचे जाति मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियों, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता है। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी की क्रम सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांवों शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियों निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने,
या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं सदी और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी के शुरुआत से ही सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुहासिबे और चर्चाओं का स्वरूप बदला दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुरानी साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों में मुकाबले ज़्यादा लोगों को ही पहुँच में भी थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुष और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय 1772 से 1783 इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से भी एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्राह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। चलिए इसका गतिविधि देख लेते हैं। क्या है गतिविधि? तो गतिविधि है, क्या आप बता सकते हैं कि जब किताबें, समाचार पत्र और पर्चे आदि छपने की तकनीक नहीं थी तो उस समय सामाजिक रीति रिवाजों और व्यवहारों के बारे में किस तरह का चर्चा चलती होगी? राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांधकर रखा जाता था और उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों की अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात का ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है, जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। कब? तो 1829 में सती प्रथा पर क्या हो गया था? पाबंदी लगा दिया गया था। राजा राम मोहन राय इस अभियान के लिए रणनीति
अपनाई, उसके बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वह किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हैं। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। चलिए, ये चित्र 3 नंबर का है। क्या चीज के बारे में दिखाया जा रहा है तो देखते हैं। चित्र 3 है कुंडों पर झूलने का त्यौहार। कुंड जो होता है ना, उस पर झूलने का त्यौहार। इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त प्रारंभिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब ये यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्यौहार की खास तौर से आलोचना की गई। स्रोत फर्स्ट क्या है तो पहले हम उन्हें लड़कियों में बांध देते हैं। पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते थे। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण देखिए। सती समर्थक औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे की योग्य नहीं होती है। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपनी पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती है, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न निकले, इसलिए पहले हमने उसे चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। सती का विरोध क्या होता था? आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती है? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता है या पढ़ाई भी कई चीज़ों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? ये दूसरा गतिविधि क्या है देख लेते हैं। ये भी ये संवाद 175 साल से भी ज़्यादा पहले की है। आपने भी अपने आसपास महिलाओं के महत्व और क्षमताओं के बारे में तरह तरह के तर्क सुने होंगे। उन्हें लिखे, देखें कि तब और अब दलीली में क्या फर्क आया है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह के विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भाग में फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वेरी सलिंगम पुतलू ने विधवा के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प किया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था,
इस तरह रूढ़िवादी तबके के नए कानून का विरोध कर रहे थे। चलिए चित्र नंबर 4 है, पहले देख लेते हैं किसका है चित्र, ये पढ़ते हैं तब पता चले। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती का ये चित्र है। ठीक है, किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का चित्र है। तो क्या है चित्र में? दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो दयानंद सरस्वती जी ने की। कब किया? तो 1875 में किया। कहाँ किया? ये भी बताएंगे, महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, आर्य समाज हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। और आर्य समाज में क्या चीज़ का था? तो हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास का था ये। ठीक है, और ये चित्र किनका है? 5 नंबर है, ये चित्र है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लड़कियां स्कूल जाने लगती है। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खोले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोग को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएगी। उनकी मान्यता था कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद के लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में अपने राज सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लो में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। 19वीं सदी के आखिरी हिस्सों में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए हैं। ठीक है, भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीख ली। उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की एक बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। तो पहले इधर देख लेते हैं, यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर है 5 और 6 नंबर में ये क्या है? ये 6 नंबर का है। देख लेते हैं क्या चीज़ का है 6 नंबर। ये चित्र 6 है, हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं 1875। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी।
ये स्रोत 2 है, सॉरी स्रोत 2 इधर है, पंडित रमाबाई। और पटना में मुस्लिम और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्ज में रखा। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारे महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष की तुलना नामक एक किताब प्रकाशित की। आप देखिए यहाँ पे एक ये प्रश्न यहाँ पे बनता है कि ताराबाई शिंदे कहाँ की थी, तो ये पुणे की रहने वाली थी। उसने कौन सा बुक लिखी है, तो स्त्री पुरुष तुलना करने वाली एक किताब लिखी है कि जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्क की आलोचना की गई थी। ठीक है, यह पंडित 7 नंबर चित्र है, पंडित रमाबाई का ये चित्र है। इसी ने एक लिखी है, क्या लिखी है, एक बुक लिखी है, क्या लिखी है, तो स्त्री पुरुष की तुलना नामक बुक को प्रकाशित किया है। संस्कृत की महान विद्वान पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना के एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वाले के हाथे अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी कि जिनके सहारे से अपनी रोजी रोटी चला सके। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही है, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेता ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर भी सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष ही जोड़ लगाना चाहिए। यहाँ पे चलिए स्रोत 2 है, पहला स्रोत हम लोग पढ़ लिए थे, अब दूसरा स्रोत हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा स्रोत में क्या है, तो जब औरत का पति मर जाता है, ठीक है, जब वह विधवा हो जाती है तब क्या होता है, तो अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा था, सॉरी वो रमाबाई था, ताराबाई शिंदे में लिखा था, क्या औरत को अपनी जिंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी है। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि मानो कि महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हो, मानो वह धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हो, और तुम व तुम्हारी जिंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है,
मेरा मतलब यह है कि जब औरत के पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। ना ही आता है और न ही उसे लहराते बाल साफ कर देता है। ना ही आता है मतलब ठाकुर जी आते हैं, उसके लहराते बाल को साफ कर देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों के ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह आवोभगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहां विवाहित महिलाएं जाती है। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष की तुलना किया कि जिसका पति मर जाता है तो बहुत सारे पाबंदियों में उसको जड़ देता है, तो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। बाल विवाह के विरुद्ध कानून। बाल विवाह के विरुद्ध कानून। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसे स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं किया जा सकता है। बाद में यह उम्र बढ़कर क्रमशः 16 साल व 18 साल कर दिया गया था। 21 साल लड़का का और 18 साल लड़की की शादी का साल कर दिया था। चित्र, ये 8 साल की दूल्हा और दुल्हन है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल पहले हो चुकी है या हो जाती है। 18 साल के अंदर ही लड़की का शादी हो जाता है। कितना? तो 20%। जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जातियां गैर बराबरी के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थन था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए कम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में यह सुधार भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और पाबंदों से निजात पा सके। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चे के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही और नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा होगी। शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछानी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कूलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों और नालियां साफ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों,
रिक्शा खींचने वालों की ज़रूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांवों और छोटे कस्बों के गरीब शहरों के तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। असम, मॉरिशस, त्रिनाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीब निचली जातियों के लोगों को यह गांवों में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकालने का एक मौका था। ये चित्र जो है ना 9 है, ये चित्र 9 है। अब इसमें क्या कहा गया है देखते हैं। एक कूली जहाज 19वीं शताब्दी में एक कूली जहाज है। जॉन एलन नामक इस कूली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था, जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जातियों के होते थे। तो ये मॉरिशस ले जाते थे। ये जहाज से क्या नाम था इसका? एक कूली जहाज। इससे मॉरिशस ले जाता था मजदूर को, और वहाँ कड़ा कड़ा काम, जो कठिन काम होता था, वो गरीब जनजाति लोग से कराया जाता था। ये चित्र 10 है, ठीक है, इसको भी देखेंगे। पहले पढ़ लेते हैं क्या है। जूते कौन बना सकता है? चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र देखा जाता है, क्योंकि वे मृत पशुओं को चमड़ा निकालते हैं, जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रह की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांगों करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। ये क्या है? 10 नंबर चित्र है। जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग। आंध्र प्रदेश, जैसे पूछेगा कि मदिगा समुदाय के लोग क्या करते थे, तो जूता बनाते थे वे। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शव को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियां सीने में माहिर थे। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बारे में सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलनों के नेता BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। कक्षा में जगह नहीं है, ठीक है, कक्षा में जगह नहीं। अभी है थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है भाई आज तो लॉन्ग चैप्टर है बहुत। कक्षा में जगह नहीं। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठाकर सबक सुनने की इजाज़त दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित न कर सके, जहां ऊंची जाति के लड़के को पढ़ाया जाता था। ये चित्र है 11। इस चित्र में क्या कहा जा रहा है? गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर स्वर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और
जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। समानता और न्याय की मांग। समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किए थे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पथ में चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ एझोवा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा, जिन्होंने जातिगत विभिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उसके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति का है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरू जाति ओरू मतम, ओरू जाति ओरू मतम, ओरू देवम, मनुष्यानु मतलब इसका मतलब होता था मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। इसका महत्वपूर्ण कथन क्या था? तो ओरू जाति ओरू महत्तम ओरू देवम मनुष्यानि, मतलब मानवता ही एक जाति है, एक धर्म है, एक ईश्वर है। इसी सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। चलिए यहाँ पे है, गतिविधि को देखते हैं। पहला क्या है? कल्पना कीजिए कि आप स्कूल के बरामदे में बैठकर कक्षा में पढ़ाए जा रहे हैं, सब सुन रहे हैं, तब आपके दिमाग में किस तरह के सवाल पैदा होंगे? दूसरा है, कुछ लोग को लगता था कि अछूतों को शिक्षा से पूरी तरह वंचित रखने के मुकाबले यह स्थिति फिर से भी बेहतर थी। क्या आप इस राय से सहमत हैं? गुलामगिरी, ये 13 नंबर है, ज्योतिबा फूले का पिक्चर, और ये पुस्तक लिखे थे गुलामगिरी। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थे। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबाराव फूले सबसे मुखर नेताओं में से एक थे। 1827 में जन्मे ज्योतिबा फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। ज्योतिबा फूले का जन्म कब हुआ था? 1827 ईस्वी में हुआ था। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैलने वाले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वह औरों से श्रेष्ठ है। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी की असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। अब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वह पराजित जनता का नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फूलों के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार
नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की है। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों मतलब श्रमिक जातियां और अतिशूद्रों मतलब अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। अब यहाँ पे क्या है, तो एक स्रोत है, तीसरा स्रोत, थर्ड नंबर स्रोत है। थर्ड नंबर स्रोत में क्या है, मैं यहाँ और तुम वहाँ। तीसरा स्रोत में क्या है, मैं यहाँ और तुम वहाँ। ज्योतिबा फूले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी के भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा था, ब्राह्मण ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है, और वह अब महान देशभक्त बन घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र मुस्लिम और पारसी नौजवानों को यह सलाह देते हैं कि अगर हम उच्च नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करते एकजुट नहीं होंगे तो हमारे देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता उन्हीं के फायदों में है, क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी। मैं यहाँ और तुम वहाँ। ज्योतिबा फूले, काश्तकार की चाबुक। 1873 में ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी या गुलामी नामक एक किताब लिखी। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि गुलामगिरी किसने लिखी है, तो ज्योतिबा फूले ने लिखा है। कब लिखे हैं, तो 1873 ईस्वी में। एकदम इम्पोर्टेंट है ये। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था। अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी, थोड़ा सा स्रोत पढ़ लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। गतिविधि है, स्रोत 3 को ध्यान में से पढ़े। मैं यहाँ और तुम वहाँ से ज्योतिबा फूले का आशय क्या था। अपनी पुस्तक में उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि यह उदाहरण से पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था को अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालत के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में B.R. अम्बेडकर और दक्षिण भारत में, देखिए पश्चिम भारत में किसने चलाया था, तो B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, और दक्षिण भारत में E.V. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेता के नेतृत्व में चलता रहा। अब था क्या, तो मंदिर में कौन जा सकता था, मतलब मंदिर जो था उसमें कौन जा सकता था और कौन नहीं जा सकता था, इसके बारे में देखते हैं। भीमराव अम्बेडकर का एक महार परिवार में पैदा हुए थे। भीमराव अम्बेडकर कौन सा जाति में पैदा हुआ था, तो महार परिवार के जनजाति में। तो बचपन में उन्हें इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी।
स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफी लिखा। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। कब? तो 1927 में, जिसमें महार जाति के लोग ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच भीमराव अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है। चलिए, ये चित्र है 14। इससे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे स्रोत 4 है। स्रोत 4 में क्या है? हम भी इंसान हैं। भीमराव अंबेडकर ने बोला कि हम भी इंसान हैं। 1927 में अंबेडकर ने कहा था, हम भी सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज को 2 मुख्य सिद्धांतों, समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ये चित्र जो हम देखे थे, ये 14 नंबर का है और मदुरै मंदिर में प्रवेश द्वार टॉमस डेनियल द्वारा बनाया गया है। कब? तो 1792 ईस्वी में। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता था। ये जो मंदिर बना था ना, जो अछूत निम्न जाति के लोग थे, अछूत थे, क्षुद्र थे, उसको इस मंदिर के दरबार तक भी आसपास भटकने नहीं देते थे उस समय। अब है गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन, प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं, जिन्होंने यहाँ मूल निवासियों, देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता ब्रह्मांडवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार केरल में है, ठीक है। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध E.V. रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वह सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीर से अध्ययन किया था। बाद में वह कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही है, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और समानता को ईश्वर पद मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पाना होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे।
खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता भागवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया। मतलब ये जो थे न, रामायण और भागवत गीता को भी दोषी ठहराया। कौन? तो नारायण। ये दलीलें लोगों को सहजा रास नहीं आई। निम्न जाति नेताओं के भाषणों के विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मलोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर से सनातन धर्म सभाओं तथा भारत के धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों को सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को महत्व दिया जाता है, उस पर कोई आंच नहीं आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और यह आज भी जारी है। अब यहाँ पे है फिगर है, ये चित्र है 15। E.V. रामास्वामी नायकर, जो कि पेरियार के केरल के रहने वाले थे। और स्रोत 5 है। स्रोत 5 क्या चीज को बतला रहे हैं? स्रोत 5 है महिलाओं के बारे में पेरियार का क्या कहना था। पेरियार ने लिखा था तारा मूर्खतम जैसे शब्दों का आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई थी। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़े जो अपने बेटियों को सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब वे अपने पति के घर का हिस्सा है। यह संस्कृति के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। पेरियार द्वारा रचित पेरियार चिंतानाइकल से उदित गतिविधि है कि आज भी जाति इतना विवादास्पद मुद्दों क्यों बनी हुई है। औपनिवेशिक काल में जाति के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था? एक पेज और है भी, चलिए इसको भी पढ़ते हैं। सुधारों के लिए संगठित होना। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830। ब्रह्म समाज नहीं है, ब्रह्मो समाज है। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्राह्मण समाजों ने विभिन्न धर्मों आदर्श, खास तौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों का आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलू पर प्रकाश डाला। ये चित्र 16 है। केशव चंद्र सेन ब्राह्मो समाज के मुख्य नेता में से एक थे। कौन? तो केशव चंद्र। ब्रह्मो समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1830 में। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। डेरोजियो एवं यंग बंगाल। डेरोजियो एवं यंग बंगाल। 1820 के दशक में हेनरी लुई विनियन डेरोजियो ने हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्हें अपने विद्यार्थियों का आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने
परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, पहले ये देख लेते हैं ये क्या था, ये कौन है, तो हेनरी डेरिजियो है, जो कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के ये अध्यापक थे। चलिए अब देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद का क्या था स्थिति। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। रामकृष्ण मिशन का जो ये था नाम कैसे पड़ा था, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम जरिए मुक्त लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 902 ईस्वी में हुआ था, जिसका शासन काल रहा था 1863 से 1902 तक। ठीक है, जिनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो नरेंद्र दत्त था। उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्होंने सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। मतलब जब स्वामी विवेकानंद को न्यूयॉर्क भेजा गया था तो वहाँ के जो बोले कि ऐसा विद्वान को भेजना यहाँ धर्म प्रचारकों को मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर मतलब विश्व स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पूर्ण स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोग को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्णी चार दीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने की आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए। अतः एक समान आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में वह वास्तव में नई विचारधारा के प्रति और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। अब आता है प्रार्थना समाज। ये कौन सा है? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज, पहले ही देखते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था, क्योंकि प्रश्न बनता है। तो 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह को उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी धार्मिक बैठक हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। अब है वेद समाज। वेद समाज क्या है?
तो मद्रास चेन्नई 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? मद्रास में। मद्रास कहाँ है? चेन्नई को पहले मद्रास कहते थे, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1864 ईस्वी में। किसका? तो वेद समाज का। और प्रार्थना समाज का तो 1867 ईस्वी में। वेद समाज ब्राह्मणों समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विवाह तथा महिला शिक्षा प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुओं के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। अलीगढ़ आंदोलन, ये चित्र पहले देख लेते हैं किनका है। ये चित्र जो है ना, सैयद अली अहमद खां का है। अलीगढ़ आंदोलन, तो अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और उसके शासनकाल में हुआ था? तो उस समय के जो साथ देने वाले थे सैयद अहमद खां द्वारा हुआ था। कब? सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंट कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि अभी जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम है, उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों को आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन को शैक्षणिक सुधार के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा। सिंह सभा आंदोलन, क्या है ये? सिंह सभा आंदोलन सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों और जातीय भेदभाव और आचरण जैसे व गैर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान तथा साथ सिख धर्म के विद्वानों को भी पढ़ाया जाता था। ये चित्र है 20 और लास्ट चित्र है ये। खालसा कॉलेज अमृतसर 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। ये कौन सा कॉलेज है? खालसा कॉलेज अमृतसर में। तो चलिए, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब कुछ प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इस क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित लोगों को किन सामाजिक विचार का समर्थन प्रसार किया? ठीक है, तो पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने क्या क्या किया था? तो बोल रहा है उसके बारे में लिखने के लिए। तो चलिए इसको लिखते हैं। पहले राजा राम मोहन राय के बारे में लिखते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना और सती प्रथा का विरोध किया। ठीक है, तो राजा राम मोहन ने क्या किया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया और सती प्रथा का विरोध किया। चलिए, कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है दयानंद सरस्वती ने क्या किए थे? तो ये आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किए थे? तो आर्य समाज की स्थापना और विधवा विवाह का समर्थन किया था। विधवा विवाह
का समर्थन किया। तो दयानंद सरस्वती ने क्या किए थे? आर्य समाज की स्थापना किया था और विधवा विवाह को समर्थन किया, कि मतलब जो इसका पति मर गया हो और वो जो विधवा हुआ उसको फिर से शादी करने के लिए जो नियम है उसको ये बाध्य माना था। तीसरा है वीरेशलिंगम पुंतुल। इसका क्या विचारक थे? ये क्या बोलते थे? वीरेशलिंगम पंतुल का क्या कहना था? तो ये क्या कहे थे? विधवा पूर्ण विवाह बोला था। ये क्या इसका किसका सपोर्ट किए थे? विधवा को पुनः पूर्ण विवाह की अनुमति दी थी। ठीक है, वीरेशलिंगम पुतुल ने कहा था कि विधवा का पूर्ण विवाह मतलब पुनः वह विवाह कर सकता है। ठीक है, अब 4th नंबर है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का कहना क्या था? ज्योतिबा फुले का कहना था, सबसे पहले इसने क्या क्या किए थे? तो सत्य शोधक समाज नामक एक संगठन बनाया था। क्या बनाया था? तो सत्य शोधक समाज संगठन। तो ज्योतिबा फुले ने क्या किए थे? सत्य शोधक समाज संगठन बनाया था। और दूसरी बात और क्या था? तो जाति आधारित समाज की आलोचना। जाति आधारित समाज की आलोचना। तो फिर से देख लेते हैं, ज्योतिबा फुले ने क्या कहे थे? सत्य शोधक समाज का संगठन तैयार किया था और जाति आधारित समाज की आलोचना किए थे। ठीक है, अब पंडित रमाबाई ने क्या किए थे? तो महिला अधिकार के लिए ये लड़ा था। क्या चीज के लिए लड़ा था? तो महिला अधिकार के लिए लड़े थे। और क्या किए थे? एक तो ये हो गया, महिला अधिकार के लिए लड़े थे और विधवा गृह की स्थापना किया था। क्या किए थे? ये विधवा गृह की स्थापना कहाँ किया था? तो ये भी जान लेते हैं, पूना में किया था। ठीक है, तो पंडित रमाबाई का क्या क्या देन था? तो महिला के अधिकार के लिए लड़ा था वो, और विधवा गृह की स्थापना किया था। जो विधवा को समाज में अपमानित किया जा रहा था, उसको घर से बेघर कर दिया जा रहा था, तो ये इसके मन में ख्याल आया कि विधवा को फिर एक गृह बनाया जाए, जो कि उसमें उसको कुछ कार्य सिखाया जाए, जो कि अपना रोजी रोटी चला सके। चलिए, अब पेरियार के बारे में देखते हैं। पेरियार का क्या विचार था? पेरियार का क्या कहना था? तो पेरियार ने क्या किया था? हिंदू धर्म ग्रंथों के आलोचक क्या थे? तो ये हिंदू धर्म ग्रंथों के आलोचक, हिंदू धर्म ग्रंथ के आलोचक थे और स्वाभिमान आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? एक मिनट, गलती हो गया। और क्या चलाए थे? स्वाभिमान आंदोलन चलाए थे। स्वाभिमान आंदोलन चलाए थे। तो पेरियार क्या क्या किए थे? तो
तो हिंदू धर्म ग्रंथों के आलोचक थे और स्वाभिमान आंदोलन चलाए थे। अब बच गए हैं और मुमताज अली क्या किए थे? तो मुस्लिम लड़कियों के लिए शिक्षा का ये प्रचालन शुरू किया था। क्या किए थे मुमताज अली? तो मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा, मुस्लिम लड़कियों के लिए शिक्षा हो, सभी लड़की पढ़े लिखे, इसके लिए वो मुमताज अली ने चलाए थे। और लास्ट है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि कलकत्ता पश्चिम बंगाल में के थे। इसने क्या किया था? इसने भी किया था महिला शिक्षा के लिए, इसने भी आंदोलन चलाए थे। जो भी किए थे तो महिला शिक्षा के लिए आंदोलन चलाए थे, महिला शिक्षा के लिए स्कूल खोले थे, ये सब कार्य किए थे। ठीक है, तो अब 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को सही या गलत बताएं, मतलब ट्रू और फॉल्स कह रहे हैं। तो कौन नंबर प्रश्न है कि जब अंग्रेज ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति अधिकार आदि के बारे में कानून बना दिए। हाँ, सही कानून बना दिए थे, ये सही है। ख नंबर प्रश्न है, समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीकों में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रखना पड़ा था। ये गलत है, दूर नहीं रखना पड़ा था। चलिए, गो नंबर प्रश्न है, सुधारकों को देश के सभी लोगों को पूरा समर्थन मिला था? नहीं, सभी सपोर्ट नहीं किए थे, कुछ इंसान उसका सपोर्टर थे। घ नंबर प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किए गए थे? नहीं, 1829 में तो सती प्रथा अधिनियम पारित किए थे, तो ये भी गलत है। तो चलिए, आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो कि ये लेसन था, बहुत लॉन्ग था। ये लेसन 7 था, महिलाएं, जाति एवं सुधार से रिलेटेड था। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।